हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई नो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर जल्दी से जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट करा दो, बट देखो मैं एक साथ आप लोगों के इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ आप लोगों के कंप्लीट हो। इसलिए आप लोगों को एक दिन के बाद या फिर मेरा ट्राई रहेगा कि आपके एग्जाम से पहले ये सभी एमसीक्यू सीरीज जो है ये खत्म हो जाए, मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो चिंता मत कीजिएगा, देखिए मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। आप लोगों को बेस्ट देना है इन वीडियोस को पूरा देखकर अच्छे से और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। हियर वी गो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चार स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट है सी कि प्राइमरी एक्टिविटीज डोंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एज दीज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। तो देखो ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज जो है, सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है ये होती है कि इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। लाइक आप प्राइमरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल देखो तो आपका एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, ये आप लोगों के डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। फिशिंग आपका वाटर पे डिपेंडेंट है और जो आपका एग्रीकल्चर है सॉइल पर है। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, सी स्टेटमेंट कह रहा है कि दे डोंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, सो फर्स्ट का सी होगा। Question number two, red collar workers are the people engaged in. So your options are A, secondary activities, B, tertiary activities, C, primary activities या D, quaternary activities. तो red collar worker होते हैं आप लोगों के वो लोग जो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज चाहे एग्रीकल्चर हो, फिशिंग हो, इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और इन्हें रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये घर से बाहर कर रहे होते हैं, ठीक है, फील्ड में, ओपन फील्ड में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप लोगों को उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। और बाकी के दो पॉइंट्स भी हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये एक्टिविटी है आप लोगों की ऑप्शन सी, गैदरिंग। नंबर फोर ऑन योर स्क्रीन, चिकल इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ डैश ट्री। तो चिकल एक तरह से जब आप लोग च्युइंगम खाते हैं ना, तो उसके बाद जब उसका फ्लेवर चले जाता है, जो आप लोगों का गम नहीं बचता, तो जब फ्लेवर चले जाता है इट इज कॉल्ड चिकल। ठीक है, सो दिस चिकल इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ ऑप्शन बी, जपोटा ट्री। तो करेक्ट आंसर इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सो असर्शन इज गिवन, गैदरिंग हैज अ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल। रीजन है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस हैव रिप्लेस्ड आइटम सप्लाइड बाय गैदरर्स। कि ये जो गैदरिंग है इसका आज वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन सकती है, क्योंकि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं और जो एक चीपर रेट पे अवेलेबल है, उन्होंने जो ये गैदरर सप्लाई करते थे आइटम उनको रिप्लेस कर लिया। तो देखो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इलीगल हंटिंग इज नोन एज। सो देखो किलिंग, हंटिंग, मिटिसाइड, पोचिंग, इन सबका मतलब होता है मारना, किसी की हत्या करना काइंड ऑफ। बट इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ऑप्शन डी, पोचिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिफर्स टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो किस एक्टिविटी में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, और आपको अप्रोप्रिएट टर्म बतानी है। योर ऑप्शंस आर ए, गैदरिंग, बी, पेस्टोरलिज्म, सी, हंटिंग या डी, डोमेस्टिकेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पेस्टोरलिज्म। और ये दो टाइप की होती है, आपको पता होना चाहिए। पहला नोमैडिक हर्डिंग एंड सेकंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। Question number 8, transhumance takes place in which activity? Your options are A, commercial livestock rearing, B, gathering, C, agriculture या D, nomadic herding. So the correct answer is option D, nomadic herding। और इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि exactly होता क्या है। So देखिए जो आप लोगों के nomads होते हैं जो pastoralism करते हैं, I mean they rear the people who rear these cattle and animals। ये क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का एक टाइप है आपका ट्रांसह्यूमेंस, जिसमें क्या होता है कि इन समर्स, ठीक है, समर्स में क्या होता है कि द पीपल फ्रॉम प्लेन एरियाज दे मूव टू माउंटेनियस एरियाज। की फॉर एग्जांपल कोई प्लेन एरिया में, ठीक है, गर्मियों के दिनों में प्लेन एरिया में वो क्या करेगा, प्लेन एरिया से गर्मियों के दिनों में आप लोगों का हिली एरियाज में चले जाएगा अपने कैटल्स वगैरह के साथ। ठीक है, और जब जाड़े आएंगे, विंटर्स आएंगे, तब वो नीचे को आज माइग्रेट कर जाएगा टू द प्लेन्स। लिखा भी है प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स। कि समर्स में प्लेन से आपका माउंटेनियस एरियाज में, and again from mountain pasture to plain area during winter. So this is called your transhumance. Question number 9. Each community occupies a well-identified territory as a matter of tradition. Above mentioned line is an important characteristic of which of the following activity? तो वो कौन सी एक्टिविटी में होता है कि जो हर एक कम्युनिटी होती है वो अपनी उसकी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होती है। ठीक है, कि आप लोगों का एरिया ए है, आपका एरिया बी है, इस तरह से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नोमैडिक हर्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 10, इन हिमालयन रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसह्यूमेंस। तो ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटी का हमने डिस्कस किया। अब आप लोगों को बताना है हिमालयन रीजन के वो कौन से ट्राइब हैं जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, योर ऑप्शंस आर ए भील्स, बी गोंड्स, सी बकरवाल्स या डी संथाल्स। तो देखो थोड़ा भी आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो इन ट्राइब्स के बारे में तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि आप लोग एलिमिनेशन से इसे देख सकते हो कि लाइक सबसे पहले हमारा एलिमिनेट हुआ भील्स। भील्स आपके नॉर्थ इंडिया में नहीं होते, हिमालयन रीजन की बात की जाए तो। गोंड्स भी नहीं है, संथाल्स भी नहीं है, तो बचा ऑप्शन सी बकरवाल्स। ठीक है, तो इनके साथ साथ बकरवाल्स के साथ साथ जो और हिमालयन रीजन के ट्राइब्स हैं जो ट्रांस ह्यूमेंस को प्रैक्टिस करते हैं, दे आर गुज्जर्स, गड्डीज एंड भोटियास। ओके, सो सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन एंड रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जो पेस्टोरल नोमैड है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और जो एरिया वो ऑपरेट करते हैं, मतलब जिन एरियाज में वो उनके एरिया भी कम होते जा रहे हैं। रीजन है कि डिक्रीज इन पेस्टोरल नोमैड इज ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, जो कि बिल्कुल सही बात है। सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ऑप्शन बी करेक्ट है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question number 12 है this activity is practiced on permanent ranches. Only one type of animal is reared and products are scientifically packed and exported. So you have to identify this activity. ठीक है, तो देखो यार इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो जब आपके पहले बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे तो ऐसा नहीं था कि केवल 1 मार्क के क्वेश्चन आते थे, तब आप लोगों के 3 मार्क के क्वेश्चन भी रहते थे, 4 मार्क के क्वेश्चन भी रहते थे। तो जो ये एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन रहते थे कि बताओ कि याली एक्टिविटी के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, ये जो होते थे 3 मार्क्स में आते थे। बट इस बार आप लोगों का कंप्लीटली 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड या एमसीक्यू का एग्जाम होने वाला है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मान के चलना कि आपके आएंगे। सो जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है ना उनके 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ के जरूर जाना। और ज्योग्राफी में कोई अगर आपसे कहे कि वाली हेल्प बुक फॉलो कर लो, वाली हेल्प बुक फॉलो कर लो, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मेरे चैनल पे मैंने ये इस चैनल में वीडियो पे अपलोड किया था आप लोगों का, दोनों बुक्स के मैंने प्रीवियस 10 ईयर का एनालिसिस करके आप लोगों के आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाए थे। तो मैंने ये देखा कि आप लोगों का एनसीईआरटी से बाहर किसी भी साल में नहीं था। बट मेक श्योर आप लोग लेटेस्ट एडिशन फॉलो कर रहे हो, लेटेस्ट एडिशन मार्केट में नहीं आता, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो व्हाट यू कैन डू इज, मैं नीचे एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की एक लिंक होती है, वहां पर आप जा सकते हो, आप पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, कि कोई अपडेट है, कोई नई चीज ऐड हुई है, तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ ऑल्दो आप एक बार चेक कर सकते हो बट फिर भी ऐसा कोई नया चेंज आता है तो मैं उसे अपनी वीडियो में इंक्लूड कर ही लेता हूँ। ठीक है, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, 12th था क्वेश्चन। 13 पर आते हैं, विच टाइप ऑफ पेस्टोरलिज्म इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। सो दिस इज योर ऑप्शन बी, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। Question number 14 है which type of agriculture is marked by the use of primitive tools also known as shifting cultivation. So your options are A intensive subsistence, B commercial agriculture, C primitive subsistence या D none. तो देखो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, primitive subsistence agriculture। और subsistence agriculture क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो और ये दो टाइप के होते हैं, देखो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी चीज ध्यान रखना। फर्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सेकंड इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो स्टेटमेंट 1 इज प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2, प्लांटेशन व सबसिस्टेंस ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम्स, तो ऐसा नहीं था, दे वर नॉट सबसिस्टेंस ओरिएंटेड। सबसिस्टेंस ओरिएंटेड का मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ। सबसिस्टेंस ओरिएंटेड मींस कि फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन, कि आप लोग अपने खेत में कुछ भी उगा रहे हो तो आप खुद के कंजम्पशन के लिए उगा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। एंड प्लांटेशन वर सबसिस्टेंस ओरिएंटेड ये गलत है, बिकॉज प्लांटेशंस वर प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, प्रॉफिट या कॉमर्शियल ओरिएंटेड आप कह सकते हो, एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, कि स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16 है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, या सिंपल सा मैं कहूं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन्स में, आपको बस उन नाम को मैच करना है कि कौन से रीजन में किस नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। तो देखो आंसर कीज आपके सामने है। फर्स्ट का सी, झूमिंग कहा जाता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। सेकंड, लडांग कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। एंड मिल्पा कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। सो इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 17 है which factor makes a difference in intensive subsistence dominated by paddy and intensive subsistence dominated by other crops. So this is your option C, irrigation, कि जो आप लोगों का intensive subsistence dominated by other crops है इसमें आप लोगों की irrigation practice की जाती है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो intensive subsistence dominated by paddy, इसमें rice आपकी dominant crop होती है। ओके, सो C इसमें करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, वीट। बाकी आप लोगों कॉफी, शुगर केन, रबर, ये इनकी प्लांटेशंस होती हैं, ठीक है, ये दे आर ग्रोन इन प्लांटेशंस, सो डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेरीज एंड पंपास आर नोन फॉर विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? ये बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं। आप लोगों को बताना है इन ग्रासलैंड में कौन सा टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का ऑप्शन बी, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और प्रेरीज आप लोगों के नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं एंड पंपास आर इन साउथ अमेरिका। नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन, कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील आर नोन एज। तो जो कॉफी प्लांटेशन है ब्राजील में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दे आर नोन विद द नेम ऑफ ऑप्शन सी, फेजेंडास, ठीक है। और ये आप लोगों के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, सो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ हिल्स आर यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन। आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई आप मूवी देखते हो उसमें भी आपकी जो टी प्लांटेशन होती हैं वो आप लोगों के हिल के स्लोप्स में होती हैं। एंड रीजन है कि स्लोप हिल्स प्रोवाइड फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन। सो अगेन दिस विल बी ऑप्शन ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question number 22. It is practiced in the interior parts of mid-latitudes. Wheat is the principal crop, large farm size and mechanized operation. So you have to identify this type of agriculture. Option है extensive commercial grain cultivation, B है plantation agriculture, C आपका mixed farming या D commercial livestock rearing. So this is very easy. Again option A, extensive commercial grain cultivation. और ध्यान रखना ये चैप्टर आप लोगों का टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में समझने में कहीं पर भी दिक्कत आई है तो मैं नीचे अपना एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जाके देखना। हर एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने एक्सप्लेन करी है, और कोई भी डाउट आए उसमें तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और उसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, हर एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो इस चैप्टर में है उसके 3-4 पॉइंट्स आप लोगों के प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग? तो मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, कि इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज। ऐसा नहीं है, ये डेयरी फार्मिंग का पॉइंट है कि डेयरी फार्मिंग में जो है वो स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है कैटल ब्रीडिंग पर। इसमें सी होगा करेक्ट। और मिक्स फार्मिंग के मैंने 3 पॉइंट और दिए हैं आप लोगों को कि इन मिक्स फार्मिंग देयर इज हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग, कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद क्रॉप्स। तो मिक्स फार्मिंग में आप लोगों का फार्मिंग तो होती है, उसके साथ साथ आपके जो एनिमल्स हैं उनको भी रियर किया जाता है। एंड क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो प्लीज रिवाइज दीज पॉइंट्स, ओके। प्लीज ऐसा नहीं करना कि आप लोग आंसर देख रहे हो और नेक्स्ट उसमें बढ़ जा रहे हो। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज देयर इज नो ऑफ सीजन? सो दिस इज अगेन वेरी इजी, ऑप्शन डी, डेयरी फार्मिंग। क्योंकि आपके पास एनिमल्स हैं, मिल्च एनिमल्स हैं, आपके पास काव हैं, वो पूरे साल आपकी दूध दे रही हैं। सो एग्रीकल्चर की तरह नहीं है कि एक सीजन है कि खारिफ है, बीच में आपको लैंड कटाई के बाद आपको जमीन खाली छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर अगला सीजन आएगा, ऐसा नहीं होता डेयरी फार्मिंग में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू 25, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है कि डैश इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, नहीं है इसमें, डायरेक्ट डेयरी है, ठीक है। डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। एंड डेयरी के मैंने 2 पॉइंट्स दिए कि इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, क्योंकि डिमांड वहीं से मिलती है, ठीक है। एंड इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव, बिकॉज एनिमल की जो केयर करनी होती है वो यू कैन डू इट विद मशीन्स। हालांकि उसमें मैकेनाइजेशन आज आया है, बट स्टिल यू नीड ह्यूमन लेबर, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पास्चराइजेशन, रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेस हैव प्रोवाइडेड बूस्ट टू दिस एक्टिविटी। सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 26 पर आते हैं, डैश इज द हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सो दिस इज योर ऑप्शन बी, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ठीक है। और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की बात ध्यान रखिएगा, स्पेशलिटी है कि मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर्स व्हिच हैज ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है, जिसे जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट मैच्ड करेक्टली? ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को मैच ऑलरेडी करके दे रखा है। आप लोगों को बताना है कौन सा कॉलम जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो है आप लोगों का ऑप्शन डी, विटिकल्चर। ध्यान रखना, विटिकल्चर इज नॉट रियरिंग ऑफ फिश, विटिकल्चर इज योर ग्रेप की कल्टीवेशन, ठीक है, जो अंगूर की होते हैं, अंगूर की खेती समझ सकते हो। और ट्रक फार्मिंग में आपकी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात। फैक्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू योर रियरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल। एंड मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर्स ही दिया है, बट इसके साथ साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें भी उसमें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ये एक्टिविटीज लिखी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी किससे रिलेटेड है।
Question number 28. Which of the following involves specialized cultivation of high value crops? So the correct answer is option C, market gardening and horticulture. इसमें आप लोगों के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब उगाए जाते हैं एंड इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, और इसमें मेन एम्फेसिस होता है आपका इरिगेशन पर, एचवाईवी सीड्स के यूज पर एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों पर। क्वेश्चन नंबर 29. द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज ओनली इन वेजिटेबल्स द फार्मिंग इज नोन एज। तो वो फार्मिंग जिसमें फार्मर्स केवल वेजिटेबल्स में स्पेशलाइज करते हैं, केवल वेजिटेबल्स उगाते हैं, दिस इज कॉल्ड योर ऑप्शन है ट्रक फार्मिंग। और बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि ट्रक फार्मिंग ये कैसा नाम हुआ। तो देखो उसमें होता क्या है, जो ट्रक फार्म्स होते हैं, सिंपल जो खेत होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है मार्केट से, वो डिपेंड करती है कि कितना एक ट्रक रातों रात इन द सेंस कि एक रात में कितना आप लोगों का जो ट्रक फार्म है वहां से वो मार्केट पहुंच सकता है। कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल सप्लाई करनी है तो वो एक रात के अंदर पहुंच जाना चाहिए, तो इसीलिए इन्हें ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30. लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग इज डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। तो मैंने आप लोगों के समझने के लिए एक इमेज भी आप लोगों को दिया है कि स्टॉल्स एंड पेन्स कुछ इस तरह के होते हैं। तो देखो जो फैक्ट्री फार्मिंग होती है, इसका करेक्ट आंसर है फैक्ट्री फार्मिंग। उसमें जो जानवर होते हैं उसे उन्हें इसी तरह स्टॉल्स एंड पेन्स में रखा जाता है आपके फैक्ट्रीज के अंदर, और उनसे जितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं वहीं प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री फार्मिंग करेक्ट होगा। और स्टॉल्स एंड पेन्स, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत है क्या चीज होती है स्टॉल्स एंड पेन्स, तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। आई होप इमेज से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। Number 31. In which country every farmer is a member of cooperative? So this is option C, Denmark. इसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जहां कोऑपरेटिव फार्मिंग या कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सो इट इज ऑप्शन सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलकोज मॉडल इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फार्मिंग। सो कोलकोज मॉडल, ध्यान रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी, कलेक्टिव फार्मिंग। और ये आप लोग का इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर्मर सोवियत यूनियन में, एंड इट इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग 2 पॉइंट्स पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 is consider the following statements and choose the correct option. So दो स्टेटमेंट हैं, पहला, grape cultivation is the specialty of Mediterranean agriculture. Second, wines are produced from high quality grapes and the inferior grapes are dried into raisins and currants. So the correct answer will be option B, both first and second are correct. क्वेश्चन 34. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हैं, पहला, मैनी स्पीशीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, ट्विग्स और एरो, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वर लिमिटेड। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग colonial superpower had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia? तो किस आपकी कॉलोनियल पावर की, सिंपल सी बात, इंडोनेशिया में शुगर केन प्लांटेशन थी? तो क्या ब्रिटिश थे, या बी फ्रेंच थे, डच थे, या डी अमेरिकन थे? सो दे वर ऑप्शन सी, डच। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा माइनिंग का मेथड नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग आपकी पेट्रोलियम वगैरह की होती है, जो ऊपर तीन ऑप्शन दिए, दे आर द मेथड्स ऑफ माइनिंग। क्वेश्चन 37, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग डिपेंड्स ऑन। तो माइनिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर, कि किस ग्रेड का आप लोगों को ओर है, किस ग्रेड का मिनरल है। ठीक है, और केमिकल, और आपका ऑप्शन सी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। क्या अच्छे लेवल की, बेटर लेवल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उतना अच्छे से वो एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, उतना प्योर फॉर्म में हम उसे निकाल पाएंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज। तो वो मिनरल्स जो बहुत क्लोज अर्थ सरफेस पे हमें मिल जाते हैं, उन्हें हम आपका माइन करते हैं थ्रू ऑप्शन डी, बोथ आपका ए एंड सी। ठीक है, सरफेस माइनिंग भी कहते हैं और इसी को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ माइनिंग द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। अब कई बच्चों को इसे समझने में दिक्कत होती है, तो उनको मैं बता दूं, आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड का मतलब ये होता है ना, कि जो आउटपुट होता है, क्योंकि सरफेस माइनिंग है, आप लोग को अंदर नहीं जाना माइन करने के लिए, सरफेस माइनिंग है, इसलिए जो आउटपुट निकलता है, मतलब मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक बार में आप माइन आउट कर सकते हो, और रैपिड भी होता है, जल्दी भी आपका होता है। वरना आपका जो दूसरा मेथड होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, उसमें आप लोग के अंडरग्राउंड टनल्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें आप लोग के माइन वर्कर्स जाते हैं, देन दे माइन आउट। ठीक है, सो द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड।
क्वेश्चन नंबर 39 है विच माइनिंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओर्स फ्रॉम डीप बिलो द सरफेस। तो हमने बात करी जो ऑन द सरफेस पाए जाते हैं, मतलब जो आप थोड़ा सा आप माइनिंग करोगे आपको मिल जाएंगे, वो तो मिनरल्स आपके निकल जाते हैं, बट कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो बहुत डीप अर्थ में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए माइनिंग मेथड यूज होता है ऑप्शन सी शाफ्ट मेथड। और शाफ्ट मेथड को आपका अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहा जाता है, एंड इट इज वेरी रिस्की मेथड। आप कभी न्यूज वगैरह में सुनते भी होगे कि माइन में पॉइजनस गैस से जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो गई, तो वो इसी मेथड के चलते होती है। सरफेस माइनिंग से डेथ्स नहीं के बराबर होती है, जो मेन डेथ का कॉज होता है वो यही होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग में खुद अंदर जाते हैं, कई बार पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, कई बार अर्थक्वेक के कारण उनको मतलब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो माइन वर्कर्स होते हैं। तो सी इसमें करेक्ट होगा शाफ्ट मेथड। क्वेश्चन 40 ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फूलों की खेती को कहा जाता है ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। Question number 41. In which one of the following regions is extensive commercial grain cultivation not practiced? Okay, practice नहीं पूछा है, not practice पूछा है। So ऑप्शन डी करेक्ट होगा, Amazon basin। Amazon basin में आपकी commercial grain cultivation practice नहीं की जाती है। और Amazon basin में क्या practice किया जाता है? Subsistence gathering। Question number 42. In which of the following types of agriculture is the farming of citrus fruits very important? तो citrus fruits कौन सी farming में important होते हैं? The correct answer is option B, Mediterranean agriculture। क्वेश्चन 43 पर आते हैं विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट, उन्हें स्लैश करो, काटो और फिर जला दो, उसके बाद आप खेती प्रैक्टिस करो अपनी। सो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। अब देखो मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? मोनोकल्चर का मतलब होता है कि केवल एक सिंगल सिंगल एक्टिविटी प्रैक्टिस करना। तो आपको बताना है कि किसमें सिंगल एक्टिविटी प्रैक्टिस नहीं की जाती है। सो इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन सी मिक्स्ड फार्मिंग, बिकॉज मिक्स्ड फार्मिंग में आपके एनिमल्स भी रेयर किए जाते हैं और उसके साथ साथ आपकी फार्मिंग भी की जाती है, खेती भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 रेनडियर इज डोमेस्टिकेटेड इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने सेंटा क्लॉज का कार्टून्स वगैरह में बचपन में देखा भी होगा कि होता है कि सेंटा का जो स्ले होता है उसको पुल करने वाला जो जानवर होता है उसी को हम रेनडियर कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज, यहाँ डोमेस्टिकेट किया जाता है। अब इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टेबल दी है और इसको प्लीज अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर नोट कर लेना। देखो यूरोपियंस थे, उनकी कॉलोनीज, और उन्होंने वहां क्या क्या उगाया। तो जो फ्रेंच थे, फ्रेंच की कॉलोनी थी वेस्ट अफ्रीका में, और इन्होंने वेस्ट अफ्रीका में आपकी उगाई कॉफी और कोकोआ, ठीक है, सिंपल सा। ब्रिटिश की कॉलोनी था इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, वेस्ट इंडीज, और इन्होंने यहाँ जो प्लांटेशन थी वो सेटअप की टी की, रबर की, बनाना की एंड शुगर केन की, ठीक है। स्पेनिश एंड अमेरिकन जो थे इन्होंने फिलीपींस पे अपनी कॉलोनी बनाई और यहाँ कोकोनट एंड शुगर केन आपका प्लांटेशन में डाला। और डच जो थे, इनका एक क्वेश्चन भी था हमने किया था अभी, ये इनकी कॉलोनी थी इंडोनेशिया, जहां इन्होंने शुगर केन प्लांटेशन स्टैब्लिश की थी, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। सो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दिखा देना, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो मुझे पता है, प्लीज शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज आने वाले दिनों में चाहे आपका टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।